स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। उत्तर प्रदेश सर्कल का पोस्टमैन मेल गार्ड का 2021 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। डिपार्टमेंट और जीके के सभी क्वेश्चंस को किया जाएगा। बाकी मैथ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर दोबारा से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जीके वाले पहले हैं, तो उसके बाद आपके डिपार्टमेंट के आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइजोल एंड कोहिमा आर कैपिटल्स ऑफ बीच स्टेट्स। आइजोल और कोहिमा किन राज्यों की राजधानी है? तो राज्य और राजधानियां भी याद आपको कर लेनी है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आएगा मिजोरम की आइजोल और नागालैंड की है कोहिमा। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है, ए ऑप्शन से आ जाएगी। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पहले आपके और थे, अब चेंज हुए हैं, तो ये याद रखना है, उदय उमेश ललित। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से आएगी। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह आपको भरनी है। देयर आर हाउ मैनी स्टेट्स एंड हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पे सी आंसर क्या आएगा आपके पास? फोर्थ का ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, वन या फिर अटलांटा। तो कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास? बी आ जाएगा, वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन आपके पास, वेयर इज बांधवगढ़ एंड पन्ना नेशनल पार्क आर लोकेटेड। बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसमें स्थित है? तो इसका सही आंसर आपके पास आएगा सी, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। कथक डांस फोरम इज रिलेटेड टू विच स्टेट, कथक नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली आएगा, तो केरला से है। और जो कथक है आपका ये है उत्तर प्रदेश से। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, कथक और कथकली। कथक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का है, और कथकली आपका किसका आ जाएगा? केरला का आ जाएगा। हु गेव महात्मा टाइटल टू गांधी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे सी आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक इश्यूज इंक्लूड ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, वायुमंडलीय मुद्दों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। हमें बताना है कौन सा नहीं आएगा। एसिडिक रेन एटमॉस्फेरिक इशू है, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, लेकिन वाटर क्वांटिटी नहीं है, तो डी ऑप्शन से आ जाएगी। और जी के वाला ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास, सुपीरियर कैन नॉट डेलीगेट, एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं दे सकता। अब उसके बाद आएंगे हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट का, व्हाट आर लेट लेटर्स। तो एक होते हैं आपके लेट लेटर्स और एक होते हैं आपके टू लेट लेटर्स। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, लेट लेटर्स कौन से पत्र होते हैं? ऑप्शंस मैं सारी नहीं बोलूंगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन पेपर है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। आप वीडियो को रोक के उसका आंसर खुद सोच सकते हैं, फिर आंसर्स को टैली कर सकते हैं। आपको कितने आंसर्स आते हैं वो ज़रूर आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा आपके पास डी, letters which are presented at window of the post office आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ क्लोजिंग मेल, पत्र को जो पत्र होते हैं पत्र डाक को बंद करने के निर्धारित घंटों के बाद जो पत्र डाकघर की खिड़की पर प्रस्तुत किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? लेट लेटर्स कहा जाता है। अभी यहाँ पे लेट लेटर्स और टू लेट लेटर्स में थोड़ा बहुत फर्क है। वही क्या होता है आपके, अगर तो एक निर्धारित घंटे होते हैं किसी भी डाक को बंद करने के, उन निर्धारित घंटों के बाद भी आपको एक अंतराल दिया जाता है, आप उस अंतराल के भीतर भी अपने आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या शर्त रहती है, जो पोस्टेज चार्जेस हैं साथ में आपका जो लेट फीस है, विलंब शुल्क है, उसका आपको भुगतान करना होता है। आप भुगतान कर देते हैं, उन लेखों को लेट लेटर्स माना जाता है और बाकी लेखों के साथ उनको आगे प्रेषित कर दिया जाता है। लेकिन जो लेट लेटर्स होते हैं, अति विलंबित पत्र जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। उनके साथ क्या होता है, वो भी उसी अंतराल के भीतर प्रोवाइड करवाए जाते हैं या प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उनमें क्या किया जाता है, विलंब शुल्क और पोस्टेज चार्जेस का भुगतान नहीं किया जाता है और उनको डाकघर में रोक लिया जाता है। डिटेल लेट फी नोट पेड वाली स्टैंप लगाई जाती है और अगले प्रेषण तक उनको रोक के रखा जाता है। तो ये दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट लेटर्स आपके वो पत्र हो जाएंगे जो डाक को बंद करने के निर्धारित घंटों के बाद डाकघर खिड़की पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
बट आर थ्री टाइप्स ऑफ मेल बैग्स, ठीक है। कभी पूछा जाता है बंडल आपके जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कभी पूछा जाता है मेल बैग्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 और 3, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर से आपसे पूछा जाए कि जो बंडल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनके नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं, स्टेशन और सॉर्टिंग, ठीक है। ये 2 प्रकार के बंडल्स होते हैं। और दूसरे आपके यहाँ पे मेल बैग्स के बारे में पूछा गया, डाक बैग जो है कितने प्रकार के होते हैं। आंसर सही आपके पास आ जाएगा ये स्टेशन मेल बैग सबसे पहले आएगा, उसके बाद सोर्टिंग मेल बैग और थर्ड नंबर पे आएगा कंबाइंड मेल बैग। ये 3 तरह के आपके डाक थैले होते हैं। मेल बैग्स एक्सचेंज्ड बिटवीन अ ब्रांच ऑफिस एंड पोस्ट ऑफिस अदर देन इट्स अकाउंट ऑफिस शुड नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, जब ब्रांच ऑफिस होता है वो अपने जो बैग होते हैं बीओ बैग्स बना के किसको भेजता है, वो भेजता है अपने अकाउंट ऑफिस को। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्रांच पोस्ट ऑफिस है जो किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है, सीधे संचार में है, मतलब कि अपने अकाउंट ऑफिस के अलावा किसी तीसरे डाकघर से वो सीधे कम्युनिकेशन में है, तो ऐसी स्थिति में जो फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल्स होते हैं वो उन बैग्स में बना के भेज सकते हैं, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कौन कौन से लेख नहीं होने चाहिए वो हमें बताना है यहाँ पे। तो इसमें कौन से वीपी आर्टिकल्स, इंश्योर्ड आर्टिकल्स, और इसके अलावा आपके वो वाले आर्टिकल्स भी नहीं होने चाहिए जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी रिलाइज होनी है। तो ये वाला ध्यान रखना है भाई। खाता कार्यालय के अलावा किसी अन्य कार्यालय के साथ अगर शाखा कार्यालय सीधे खाते में, सीधे कम्युनिकेशन, सीधे संचार में है, तो उन दोनों के बीच में जो बैग एक्सचेंज होंगे उनमें पूरी तरह से प्रीपेड आर्टिकल्स रहेंगे, लेकिन उसमें वीपी और इंश्योर्ड आर्टिकल्स नहीं होंगे और ना ही वो लेख होंगे जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी रिलाइज होने वाली है। तो यहाँ पे सी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बट आर मिस डायरेक्टेड आर्टिकल्स, गलत निर्देशित लेख क्या होता है? तो एक होता है मिस सेंट आर्टिकल और एक होता है मिस डायरेक्टेड। कॉमनली ये 2 क्वेश्चन बार बार जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मिस डायरेक्टेड आर्टिकल आपका वो वाला आर्टिकल होता है जिसके ऊपर एक लोकल लैंग्वेज में जब एड्रेस लिखा होता है और पोस्टिंग कार्यालय वाले उसको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करते हैं और गलत ट्रांसक्रिप्शन उसकी कर देते हैं, उसको कहा जाता है मिस डायरेक्टेड आर्टिकल। अब मान लीजिए आर्टिकल भेजा था ओरिजिनली अपने उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सर्कल का ये क्वेश्चन पेपर है तो मान लेते हैं वहीं के लिए भेजा था। अब क्या हुआ कि उसके ऊपर जो पता लिखा हुआ था वो उत्तर प्रदेश वालों ने या फिर किसी लोकल लैंग्वेज में लिखा। मान लीजिए वो भेज रहे हैं कोई ऐसे सर्कल वाले जैसे तमिलनाडु वाले भेज रहे हैं, उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में उसके ऊपर पता लिखा था। अब क्या हुआ कि अब आपकी जो तमिलनाडु में लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, वो उत्तर प्रदेश में शायद ही किसी को समझ आए, तो इसलिए क्या करेंगे, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग वाले उस लोकल लैंग्वेज में लिखे हुए पते को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त उनसे गलती हो गई, उत्तर प्रदेश की जगह उन्होंने कोई और राज्य का, उत्तराखंड का नाम लिख दिया। अब उत्तराखंड का नाम अगर उन्होंने लिख दिया ऊपर तो ऑब्वियसली आपका लेख कहाँ पे जाएगा, उत्तराखंड को जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक जगह पे वो हो जाएगा मिसडायरेक्टेड, उसको गलत निर्देश दे दिया कि भाई आपने उत्तर प्रदेश नहीं, आपने उत्तराखंड को जाना है, तो वो गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, वो गलत निर्देशित लेख हो जाएगा कि उसको उसमें जो एड्रेस लिखा था लोकल लैंग्वेज में उसको गलत कन्वर्ट कर दिया ऑफिस ऑफ पोस्टिंग वालों ने। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा आर्टिकल ऑन विच इनकरेक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस हैज बीन रिटन इन इंग्लिश बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। लेख जिस पर पोस्टिंग कार्यालय द्वारा गलत गंतव्य पता अंग्रेजी में लिख दिया गया हो उसको कहा जाता है गलत निर्देशित। और मिससेंट क्या होता है, जो किसी कार्यालय से गलती से उसके गंतव्य कार्यालय की बजाय किसी अन्य कार्यालय को भेज दिया जाता है, या फिर निर्धारित जो मार्ग से भेजना था उस मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से भेजे जाने पर उसको क्या कहा जाता है, मिससेंट, गलत भेजा गया लेख कहा जाता है। But is correct term for arranging articles with address side upwards and addresses turned in the same direction। पता पक्ष ऊपर की ओर और पते एक ही दिशा में मुड़े हुए लेखों की व्यवस्था किसके लिए, जो इसके लिए सही शब्द है वो क्या आ जाएगा। मतलब कि एक ऐसा अरेंजमेंट के आर्टिकल्स जो हैं उन सभी के पते एक ही दिशा में, और कौन सी दिशा में, ऊपर वाली दिशा में आ जाए, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है फेसिंग करना, सम्मुखन करना। तो ये क्या आ जाएगी आपकी, बी ऑप्शन आ जाएगी। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन, नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, हमें बताना है। हेड पोस्ट ऑफिस इनकॉर्पोरेट्स द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑल इट्स सब ऑफिसेज एंड ब्रांच ऑफिसेज। प्रधान डाकघर अपने सभी उप कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के मौद्रिक लेन देन को शामिल करता है, कि अपने जो भी उसका लेन देन होता है उसमें उसको शामिल करता है। डिवीजन ऑफिस इज द ऑफिस ऑफ अकाउंट फॉर हेड पोस्ट ऑफिस, ये गलत आ जाएगा।
ठीक है, ये वाला गलत हो गया आपका कि डिवीजन ऑफिस जो है उप डाकघर के लिए, उप डाकघर नहीं, आपके प्रधान डाकघर के लिए खाता कार्यालय होता है। भाई ये गलत है। अब देखो इसका उप कार्य जो आपका प्रधान डाकघर होता है, इसका खाता कार्यालय कौन होता है? ये स्वयं होता है। हम जब इसकी डेफिनेशन करते हैं हेड पोस्ट ऑफिस की, हम क्या कहते हैं कि ये एक ग्रुप होता है पोस्ट ऑफिस का, उनका ये मुख्य पोस्ट ऑफिस या आप कह सकते हैं कि मेन पोस्ट ऑफिस होता है, जो आपके ग्रुप में जितने भी डाकघर आएंगे उन सभी के लिए क्या होता है? खाता कार्यालय होता है। और ग्रुप में ये स्वयं भी आता है तो ये खुद के लिए भी अकाउंट ऑफिस हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे गलत हो गया। और सी में बोला गया सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस आर प्लेस्ड इन अकाउंट जुरिडिक्शन ऑफ हेड ऑफिस। उसके बाद यहाँ पे बोला गया हमारे पास कि उप कार्यालय और शाखा कार्यालयों को प्रधान कार्यालय के लेखा क्षेत्राधिकार में रखा गया। जो भी इस ग्रुप में आएंगे उन सभी को इसके लेखा क्षेत्राधिकार में रखा जाता है। अकाउंट ऑफिस ऑफ अ ब्रांच ऑफिस में भी हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस। कोई भी शाखा डाकघर है उसका अकाउंट ऑफिस, खाता कार्यालय, हेड ऑफिस भी हो सकता है और दूसरा आपका उप डाकघर भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास बी आ जाएगा। कैंप कोरस्पोंडेंस इंप्लाइज लेटर्स एंड अदर आर्टिकल्स विच आर इंटेंडेड फॉर। शिविर पत्राचार का तात्पर्य पत्र और अन्य लेखों से है जो किसके लिए अभिप्रेत होते हैं? तो किसके लिए होते हैं भाई? जो दौरे पर उच्च अधिकारी जाते हैं उनके लिए होते हैं ना। तो हाई ऑफिसर्स ऑन टूर। तो यहाँ पे इसका 27 का सी आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास सी आ जाएगा। बट इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू लेट लेटर्स। अति विलंबित पत्रों के संदर्भ में कौन सा सत्य है? पहले थोड़ी देर पहले क्या है? लेट लेटर्स के बारे में। अब क्या आ गया आपके पास? टू लेट लेटर्स। Two late letters are posted after prescribed hours of closing the mail, but within the interval allowed for posting of such letters. अति विलंबित पत्र मेल बंद करने के निर्धारित घंटों के बाद पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन ऐसे पत्रों को पोस्ट करने की अनुमति के अंतराल के भीतर। हमने किया कि आपके जो लेट लेटर्स होते हैं उनको भी जो डाक बंद करने के निर्धारित घंटे होते हैं उसके बाद भी आपको एक अंतराल दिया जाता है, इसके भीतर ये जब पोस्ट किए जाते हैं। तो उसमें मैंने बोला था कि भाई उनको लेट लेटर्स कहा जाएगा क्योंकि उनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस और लेट फीस दोनों का भुगतान कर दिया। तो ये लेट लेटर्स भी उसी अंतराल के भीतर पोस्ट किए जाएंगे। सही बात है। टू लेट लेटर्स आर स्टैम्प्ड डिटेन्ड, लेट फी नोट पेड एंड डिटेन्ड टिल नेक्स्ट डिस्पैच। और जो ये वाले आपके टू लेट लेटर्स होंगे इनके ऊपर एक मोहर लगाई जाती है, डिटेन्ड, लेट फी नोट पेड, और इनको अगले प्रेषण तक रोक कर रखा जाता है। टू लेट लेटर्स आर पोस्टेड विदाउट लेट फीस। तो ये भी सही है। टू लेट लेटर्स जो होते हैं इनको विलंब शुल्क के बिना प्रेषित किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। तो ये हो जाएंगे टू लेट लेटर्स। तो ये तो सभी सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास डी आ जाएगा। बट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मेल बैग्स। मेल बैग के मामले में क्या सत्य नहीं है? मेल बैग्स में कंटेन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। तो मेल बैग में पंजीकृत और अपंजीकृत लेख दोनों होते हैं। सही बात है। मेल बैग्स और ड्यू बैग्स ये दे बैग होते हैं, इनको डेली बनाया जाता है, ये भी सही है। मेल बैग्स में कंटेन आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज टू बी रियलाइज्ड। तो ये गलत आ जाएगा भाई। ऐसे इसमें कोई लेख नहीं होंगे जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी रियलाइज होनी है। तो यहाँ पे सी आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास सी आ जाएगा। ये वाला इसके लिए सही नहीं है। Mail bags exchange between a cash office and sub office which it finances will also contain inside the registered bag. नकद कार्यालय और उप कार्यालय के बीच आदान प्रदान किए जाने वाले मेल बैग के अंदर पंजीकृत थैले में क्या होगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके अंदर कैश बैग होता है। और जब भी आपका एक ऐसा मेल बैग जिसके अंदर रजिस्टर्ड बैग है और उस रजिस्टर्ड बैग के अंदर आपका नकद थैला या फिर आप कह सकते हैं कैश बैग है, तो उसको ड्यू मेल लिस्ट में कौन से सिंबल से? एफ सिंबल से डिनोट किया जाता है। कई जगह पे आपको पी देखने को मिलेगा, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। कई बार आपको पी ऑप्शंस में दिया होता है, कई बार आप एफ। तो दोनों ही आपके सही है। तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास बी आ जाएगा। विच इज इनकरेक्ट फॉर डेजिग्नेटेड हेड पोस्टमैन इज। तो हेड पोस्टमैन के संदर्भ में या उसके लिए हमें बताना है कौन सा गलत आ जाएगा। ही इज जस्ट अ सीनियर मोस्ट पोस्टमैन हैविंग सेम वर्क एज ऑफ अ पोस्टमैन। वह सिर्फ एक वरिष्ठतम डाकिया है जिसके पास अन्य डाकियों की तरह समान कार्य होता है। तो ये गलत आ जाएगा भाई। ये हेड पोस्टमैन ऐसे ही इसको कहा जाता है। कुछ खास काम जो है इसको सौंपे जाते हैं, कुछ खास कार्य ये करता है। ही इज इंटरेस्टेड विद स्पेशल वर्क ऑफ कैश हैंडलिंग बिटवीन पोस्ट ऑफिस एंड ट्रेजरी। उसे डाकघरों और ट्रेजरी के बीच कैश हैंडलिंग का विशेष कार्य सौंपा जाता है। और ही इज डेप्यूटेड टू रीडिलीवर दोज आर्टिकल्स विच आर रिटर्न्ड बाई पोस्टमैन। डाकियों के द्वारा जो पत्र वापस लाए जाते हैं जिनका वो कहते हैं कि वितरण नहीं हो सकता है, चाहे उनको अनक्लेम्ड की तरह, रिफ्यूज्ड की तरह लाया जाता है, तो हेड पोस्टमैन क्या कर्तव्य बनता है कि उन लेखों को एक बार फिर से वो बाहर वितरण के लिए लेके जाता है और उनको देखता है क्या ये रियल में भाई अनक्लेम है या रियल में इसको मना किया गया लेने से, और अगर उनका वितरण हो सकता हो तो उनका वितरण करेगा। तो ये हेड पोस्टमैन का कर्तव्य होता है।
मे बी डिप्यूटेड टू इंक्वायरी इनटू माइनर कंप्लेंट्स, छोटी मोटी शिकायतों में जांच करने के लिए उसको प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, हमें बताना था इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। पोस्टमैन आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो, तो डाकिये से क्या पता होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। पहले तो बात यह कि डाकिये से कुछ उम्मीद की जाती है कि उसको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसी के अगर आपको अच्छे से पता है तो आप बता सकते हैं भाई कौन सी चीज़ उसको पता नहीं होनी है, तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। टू बुक स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर स्पीड पोस्ट लेख बुक करना, इस चीज़ की उम्मीद नहीं की जाती है डाकिये से कि उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका यही आ जाएगा। आगे आपके पास रेट ऑफ इनलैंड पोस्टेज एंड कमीशन ऑफ मनी ऑर्डर्स, तो अंतर्देशीय डाक के ऊपर क्या दर है, कितने चार्जेस लगने हैं, उसके बाद आपके मनी ऑर्डर्स के ऊपर क्या कमीशन लगेगा, ये चीज़ उसको पता होनी चाहिए। टू फिल अप दी फॉरम्स विच आर यूज्ड बाय पब्लिक, जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले फॉरम भरना, जैसे अकाउंट ओपनिंग फॉरम है, मनी ऑर्डर फॉरम्स हैं, ठीक है, जो डिपॉजिट वाले हैं, विड्रॉ वाले फॉरम्स हैं, तो ये सारे उसको अच्छे से आते होने चाहिए ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। टू बी एबल टू डिस्क्राइब पोस्टल एंड सेविंग बैंक सर्विसेज, डाक और बचत बैंक सेवाओं का वर्णन करने में सक्षम होना चाहिए। तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। डाकिये से ये वाली उम्मीद नहीं की जाती कि भाई उसको कंप्यूटर पर स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स बुक करने की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी ये चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। बट a postman do on receipt of a damaged parcel for delivery, वितरण के लिए क्षतिग्रस्त पार्सल प्राप्त होने पर डाकिया को क्या करना चाहिए। ही शुड केयरफुली चेक द कंडीशन ऑफ आर्टिकल एंड इन्फॉर्म द पोस्ट मास्टर इफ इट इज डैमेज्ड और ओपन, उसे ध्यान से वस्तु की स्थिति की जांच करनी चाहिए और पोस्ट मास्टर को सूचित करना चाहिए यदि यह क्षतिग्रस्त है या ऐसा महसूस हो रहा है उसको इसे खोला गया है। तो पहली बात ये आ जाएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर डाकिये के पास कोई भी ऐसा, क्योंकि अब जब वितरण के लिए उसको आर्टिकल्स दिए जाएंगे तो उसका ये फर्ज बनता है सभी आर्टिकल्स की वो एक बार जांच कर ले कि उनमें कोई ऐसा लेख तो नहीं जो खुला हुआ है, क्षतिग्रस्त स्थिति में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा। अगर उसको कोई ऐसा लेख मिलता है तो इस चीज़ की सूचना वो पोस्ट मास्टर को देगा। ही शुड केयरफुली चेक दी कंडीशन ऑफ आर्टिकल्स ऑन हिज ओन, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है भाई, ये वाला, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी, क्योंकि अगर उसको खुली स्थिति में या ऐसा कोई आर्टिकल मिल जाता है क्षतिग्रस्त स्थिति में तो वो पोस्ट मास्टर को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेगा। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेना फिर भी, क्योंकि यही आपका आंसर आ जाएगा। हाउ विल अ मनी ऑर्डर एड्रेस्ड टू अ माइनर बी पेड, जो अवयस्क को अगर कोई भी मनी ऑर्डर संबोधित किया गया तो उसका भुगतान कैसे किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। पेमेंट इज मेड टू द गार्डियन और पेरेंट विद whom the minor is living on his signing the money order on behalf of minor, नाबालिग की ओर से मनी ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने पर अभिभावक या फिर माता पिता को भुगतान किया जाता है जिनके साथ नाबालिग रह रहा हो, ठीक है। तो ये ऐसे अगर कोई भी नाबालिग के लिए आपका माइनर है उसके लिए मनी ऑर्डर आता है तो उसका भुगतान कैसे करना है, ठीक है। माइनर्स के जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस जो भी हैं उनको किया जाएगा और वो माइनर की तरफ से उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। बट अ पोस्टमैन शुड डू इफ एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल कैन नॉट बी फाउंड एट द गिवन एड्रेस, यदि दिए हुए पते पर प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है तो डाकिये को क्या करना चाहिए। तो उसको करना ये चाहिए कि पड़ोसियों से, उसके जो आस पड़ोस वाले होंगे उनसे वो जानकारी इकट्ठा करेगा कि उसका अगर नए एड्रेस के बारे में किसी को पता है और विश्वसनीय कोई जानकारी मिलती है तो उस लेख को उस एड्रेसी के नए पते पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। तो यहाँ पे सी आंसर क्या आएगा, इंक्वायरी फॉर चेंज्ड एड्रेस शुड बी डन and article is delivered to new address or redirected to correct beat or post office when ट्रस्टवर्थी इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड, बदले हुए पते के लिए पूछताछ की जानी चाहिए और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर लेख को नए पते पर पहुंचाया जाना चाहिए या सही बीट या डाकघर में पुनः निर्देशित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास इन आरएमएस पोर्टफोलियो मीन्स, आरएमएस में रेलवे डाक सेवा में पोर्टफोलियो शब्द एक आता है हमारे पास, उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 36 का सही आंसर आएगा आपके पास बी, ए बैग कंटेनिंग एसेंशियल आइटम्स और टूल्स फॉर सेट ऑफ अ सेक्शन, अनुभाग के किसी सेट के लिए जो जरूरी आवश्यक वस्तुएं या उपकरण होते हैं उनको ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए एक बैग होता है पोर्टफोलियो। कौन कौन से कंटेंट इसमें कैरी किए जाते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको कर लेना है। और डेली रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाई हुम इन आरएमएस,
रेलवे मेल सर्विस में किसके द्वारा दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाती है? दैनिक रिपोर्ट कौन से फोरम के ऊपर बनती है? MS 83 के ऊपर बनती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें क्या बताना है, इसको तैयार कौन करता है? हेड sorting असिस्टेंट एंड सबमिटेड टू सुपरिटेंडेंट थ्रू सब रिकॉर्ड ऑफिसर और हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो ये तैयार की जाती है प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा और सबमिट किसको की जाएगी? सुपरिटेंडेंट को। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सुपरिटेंडेंट को डायरेक्ट हेड sorting असिस्टेंट के द्वारा नहीं दी जाएगी, रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पे सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। विच आर करेक्ट इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें हमें बताना है कौन सा सही है या कौन से सही है। द ड्यू मेल लिस्ट ऑफ अ सेक्शन शोज द नेम ऑफ स्टेशंस एंड मेल ऑफिसेज फ्रॉम वेयर एंड टू मेल्स आर एक्सचेंज्ड। एक अनुभाग की जो दे मेल सूची होती है उन स्टेशनों और मेल कार्यालयों के नाम को दिखाती है जहां से और जहां को डाक का आदान प्रदान किया जाएगा। द कैरियर ऑफ मेल इज नॉट परमिटेड टू एंटर द सेक्शन, डाक वाहक को अनुभाग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जो डाक वाहक होगा वो अनुभाग में एंटर नहीं करेगा। मेल एक्सचेंज बिटवीन अ पोस्ट ऑफिस एंड मेल ऑफिस शुड बी डन एट द एंट्रेंस ओनली। और उसके बाद जो डाक का आदान प्रदान होगा लोकल पोस्ट ऑफिस और डाक कार्यालय के बीच में, वो भी प्रवेश द्वार पर किया जाएगा, कैरियर अंदर नहीं जाएगा। तीनों की तीनों यहाँ पे सही है, तो इसका सी आंसर 38 का क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, ट्रांजिट बैग कैन बी क्लोज, परिवहन थैला किसके द्वारा बंद किया जाना चाहिए? तो ये किसके द्वारा किया जाता है भाई? sorting असिस्टेंट के द्वारा किया जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ हेड sorting असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड या फिर मेल एजेंट। इन तीनों में से किसी की देख रेख में या पर्यवेक्षण में, ठीक है, डायरेक्ट सुपरविजन में इसको बंद किया जाता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। द ड्यूटीज ऑफ मेल गार्ड्स एंड मेल एजेंट्स इंक्लूड्स, मेल गार्ड और मेल एजेंट के कर्तव्यों में क्या शामिल है? तो ठीक है, इनकी ड्यूटीज में इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कहाँ से शुरू हो जाती है? जब डाक की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा, छंटाई और डिस्पोजल उसका करना। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ जुड़ी होती हैं आपके? ये जुड़ी होती हैं आपके मेल गार्ड और मेल एजेंट के साथ। और यहाँ पे इसका सही आंसर आपके पास आएगा टू डिस्पोज ऑफ ट्रांजिट बैग्स एड्रेस टू सेक्शन और ऑफिस। कार्यालय अनुभाग को संबोधित जो ट्रांजिट बैग होंगे, परिवहन थैले होंगे, उनका निपटान करना किसका काम है? ये आपका मेल एजेंट और मेल गार्ड का काम है। सर्कल हेडक्वार्टर ऑफ विच पोस्टल सर्कल इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, किस डाक सर्कल का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है? तो तेलंगाना का। तेलंगाना का कहाँ पे? हैदराबाद सिटी में। पूरे याद करने हैं, हैदराबाद सिटी और अंबाला कैंट दो हैं जो आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में और बार बार गलत भी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स फाउंड इन लेटर बॉक्सेस आर, लेटर बॉक्स में पाए जाने वाले फ्रैंक लेखों को। देखिए अब क्या होता है कि जो आपके फ्रैंक किए हुए लेख होते हैं उनको लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के लिए नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने डाल दिया है तो उनको क्या माना जाता है? ट्रीटेड एज अनपेड, उनको अनपेड अवैतनिक माना जाता है और सेंट टू sorting ऑफिस और छंटाई कार्यालय को उन्हें भेजा जाता है। तो यहाँ पे सी आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ऑन अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन एन आर्टिकल, पोस्टल डिपार्टमेंट एडवाइजेज दैट, किसी वस्तु पर डाक टिकट लगाने के लिए डाक विभाग क्या सलाह देता है? डाक विभाग क्या सलाह देता है? डाक विभाग ये सलाह देता है कि आप उच्चतम मूल्य वर्ग के कम से कम डाक टिकटों का उपयोग करें ताकि बाकी निर्देशों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए जगह बच सके। तो यहाँ पे सी आंसर क्या आ जाएगा? इसमें सी आंसर आएगा ए, मिनिमम नंबर ऑफ हाई वैल्यू स्टैम्प्स शुड बी यूज्ड ऑन एन आर्टिकल, किसी लेख पर न्यूनतम उच्च मूल्य के टिकटों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि बाकी चीज़ों के लिए, एड्रेस लिखने के लिए, अन्य इंस्ट्रक्शंस के लिए जगह बच सके। While delivering a registered article to a पर्दानशीन वुमन, जब एक पर्दानशीन कौन होती है? जो घूंघट में रहने वाली औरतें होती हैं। तो जब उनको लेख वितरित किया जाता है, भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक ये वाला। एक दूसरा की इलिटरेट एड्रेसी या अनपढ़ व्यक्ति है, उसको लेख कैसे वितरित किए जाएंगे? तो देखो, अगर तो रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है किसी अनपढ़ व्यक्ति के लिए, अब अनपढ़ व्यक्ति है, डाकिया उसको देख सकता है, तो वो क्या करेगा? उसका थंब इंप्रेशन वगैरह रसीद के ऊपर लेगा या एक्नॉलेजमेंट के ऊपर लेगा और फिर उसके थंब इंप्रेशन को या जो भी मार्क होगा, उसकी प्राइवेट सील वगैरह उसने बनवाई है, तो उसको खुद वो सत्यापित करेगा, अटेस्टेड करेगा। लेकिन वहाँ अगर बात आ जाए पर्दानशीन वुमेन की, जो घूंघट में रहने वाली औरतें हैं, अब घूंघट में ऐसे डाकिया देख तो सकता नहीं है, तो वो कैसे वितरित करेगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? एक विटनेस की जरूरत पड़ेगी जिसको लेख वितरित किया जाएगा और वही विटनेस उस महिला के सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन को क्या करता है? अटेस्टेड करता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? विटनेस इज मस्ट एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल विल बी डिलीवर टू विटनेस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है भाई, चाहे वो पर्दानशीन महिला के लिए लेख आया है, लेकिन वितरण उसका किसको दिया जाएगा? विटनेस को, गवाह को दिया जाएगा, ना कि उस महिला को दिया जाएगा। Which one of the following is correct in respect of writing मोबाइल नंबर एज एन एड्रेस कंपोनेंट? मोबाइल नंबर को एड्रेस कंपोनेंट के रूप में लिखने के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है?
अब मोबाइल नंबर जो है हमने मेथड ऑफ एड्रेस में क्या है, विच पर्टिकुलर्स आर टू बी फर्निश्ड, कौन कौन से विवरण देने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हमने ये वाली चीज़ नहीं पढ़ी है कि मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, ठीक है, वहाँ पे नहीं आया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मोबाइल नंबर है ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो ये क्या हो जाएगा, राइटिंग ऑफ मोबाइल नंबर इज ऑप्शनल एंड इट इज़ एनकरेज्ड। तो इसमें एनकरेज किया जाता है कि प्रोत्साहित किया जाता है मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि आजकल आपको भी पता है डाकिया भी वैसे ही होते हैं हमारे जैसे कि भाई फ़ोन कर दिया, कोई आ गया लेने तो ठीक है, नहीं तो फिर 2-2 3-3 दिन ऐसे घूमते रहते हैं लेटर्स, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर फ़ोन नंबर लिखा होगा तो एड्रेस ही को एकदम से बताया जा सकता है, भाई आपका लेटर आया, आप कहीं घूमते फिरते यहाँ पे आके ले जा सकते हैं ना, मेरी तरह होते हैं ना, तो वो बोल देते हैं भाई आओगे यहाँ तो ले जाना। तो ये होता है, अगर मोबाइल नंबर लिखा है तो इसमें आसानी हो जाती है। और अगर कहीं पे ये गलत जगह पे चला जाता है तब भी वो डाकघर वाले पूछ सकते हैं एड्रेस से कि भाई अपना एड्रेस वगैरह बता दो। तो इसलिए ऑप्शनल है, लेकिन एनकरेज किया जाता है, भाई आपको प्रोत्साहित किया जाता है मोबाइल नंबर जरूर लिखें, ये लेके वितरण में काफ़ी हेल्प करता है। Delivery of registered articles etc and payment of money orders addressed or payable to students of educational institutions। जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनमें जो छात्र पढ़ते हैं उनको संबोधित कोई भी मनी ऑर्डर है या कोई भी पंजीकृत वस्तु है उसका वितरण कैसे किया जाएगा, तो ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को दिए जा सकते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो ऑथराइज किया गया हो, ठीक है, इनको हेड ऑफ सर्कल के द्वारा ऑथराइज किया जाए तभी ये वितरित किए जाएंगे। तो कैन बी डिलीवर्ड टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और पर्सन ड्यूली ऑथराइज टू टेक द डिलीवरी विद स्पेसिफिक ऑर्डर्स ऑफ पोस्टल अथॉरिटी। डाक प्राधिकरण के अधिकृत करने पर संस्था के प्रमुख को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, टू असर्टेन डिटेल्स ऑफ सेंडर ऑफ द अनडिलीवरेबल लेटर्स द सेम आर सेंट टू। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई, यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि कोई भी ऐसा लेख है जो अवितरण योग्य है और उसके बाहर एड्रेस तो चलिए लिखा हुआ है, लेकिन सेंडर का एड्रेस जो है वो नहीं लिखा हुआ है, तो सेंडर का पता लगाने के लिए उस लेख को कहाँ भेजा जाता है, रिटर्न लेटर ऑफिस को। ठीक है, होता है ना ऑपरेशन थिएटर होता है, इसको ऑपरेशन थिएटर आप कह सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे, लेख को खोला जाएगा, उसके अंदर से निकाली जाएगी चीज़ें कि भाई अब कहाँ पे है ना, किडनी वगैरह मिल जाए, मतलब कि जो आपका सेंडर है उसका एड्रेस वगैरह कहीं पे पता चल जाए तो थोड़ा सा भी सुराग उनको मिल जाता है, तो उस लेख को सेंडर तक पहुंचाने के लिए उसको दोबारा से भेजते हैं। तो कहाँ भेजा जाएगा, आरएलओ को भेजा जाता है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, आपके पास डी आ जाएगा। द कंप्लेंट एंड सजेशन बुक रिमेन्स अवेलेबल इन। सुझाव और शिकायत पुस्तिका कहाँ पर उपलब्ध होती है, सभी डाकघरों में उपलब्ध होती है। बीओस में भी आपने देखी होगी, सब ऑफिस में भी होते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस में भी होते हैं। ठीक है, रखते हैं छुपा के, क्योंकि कोई भी कंप्लेंट लिया जाता है नहीं तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सही आ जाएगा ऑल पोस्ट ऑफिस, सभी डाकघरों में ये उपलब्ध होते हैं। अ लेटर कैन हैव अ मैक्सिमम वेट ऑफ। एक पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है, कोई भी लेटर है 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम। नेत्रहीन सित्ते पैकेटों को किसमें छूट दी गई है, तो जो आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स होते हैं जब इनको भेजा जाता है बाई सरफेस रूट, ठीक है, सतह मार्ग से जब इनको भेजा जाता है तो आपको चार्जेस में छूट मिल जाती है। कौन कौन से, जैसे आपके पोस्टेज चार्जेस हैं, एक्नोलेजमेंट फीस है, उसके बाद फीस फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट। अगर सेंडर जो है रसीद की सत्यापित प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी निःशुल्क है, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर इसको बाई एयर ट्रांसमिट करना पड़े तो जो आपके एयर सरचार्जेस लगते हैं किसी बुक पैकेट के ऊपर, सेम वही आपके एयर सरचार्जेस ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर भी लिए जाएंगे। Which category of articles are prohibited for transmission from the postal network? डाक नेटवर्क से प्रसारण के लिए किस श्रेणी के लेखों को प्रतिबंधित किया गया है? Anything which is in contravention of rules of that time। कुछ भी जो उस समय के नियमों के विपरीत है। ठीक है, कुछ भी अगर कोई भी आपका कानून लागू होता है, अधिनियम लागू होता है कुछ समय के लिए, तो उसके विरोध में आपने कोई भी चीज़ नहीं भेजनी। यानी इनडिसेंट और ऑब्सीन प्रिंटिंग मटेरियल, कोई भी आपकी अभद्र या अश्लील प्रिंटिंग वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए। लॉटरी रिलेटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए। ऑल दी अबव इसका सही आंसर आ जाएगा। इन सभी को क्या माना जाएगा, प्रोहिबिट माना जाएगा। प्रोहिबिट मतलब कि आप इसको डाक के द्वारा नहीं भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट बुक नो पे लेटर स्कीम कैन बी अवेल्ड बाई ए कस्टमर गिविंग मिनिमम बिजनेस ऑफ रुपीज। स्पीड पोस्ट आपके ग्राहकों के लिए आपकी सुविधा होती है बुक नो पे लेटर। ठीक है, आप उसमें आर्टिकल्स को अभी बुक करते हैं, उसका बिल वगैरह जो है बाद में उसको पे किया जाता है।
तो हमें क्या बताना है कि कौन व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, तो ये होती है थोक ग्राहक के लिए। अब थोक ग्राहक या बल्क कस्टमर कौन हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो एक कैलेंडर माह में 10,000 रुपये तक का स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करता है, उसको कहा जाता है थोक ग्राहक, और उसको ये वाली सुविधा प्रदान की जाती है। सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और इसमें 50,000 तब आएगा जब डिस्काउंट की आपकी बात की जाएगी। विच इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के संबंध में कौन सा सही नहीं है। फ्री पिकअप फॉर बल्क कस्टमर्स, भाई इसमें ग्राहकों को निःशुल्क पिकअप सुविधा दी जाती है, वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट दिया जाता है, कंपनसेशन दी जाती है डिले होने के मामले में या आर्टिकल गुम होने के मामले में। लेकिन ये वाला गलत आ जाएगा, कैन बी डिलीवर टू एड्रेस ओनली। भाई स्पीड पोस्ट आर्टिकल जो है ये सिर्फ आपके एड्रेस को नहीं, उसके जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार मतलब उसके खून के जो रिश्ते वाले होते हैं ना, उनको दिए जा सकते हैं। और आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल जो होता है ओनली एड्रेस को डिलीवर किया जाएगा। विच वन इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में कौन सा गलत है। मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹1,000 नीड टू बी डिपॉजिटेड इन अ ईयर, एक साल में कम से कम 1,000 रुपये जमा करने होंगे, ये गलत बात है भाई। 250 रुपये आपने एक साल में जमा कर दिए, ठीक है, वो चल रहा है। आगे आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹1.5 लाख कैन बी डिपॉजिटेड इन अ ईयर, एक साल में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, सही बात है। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अकाउंट इज टैक्स फ्री, खाते पर जो परिपक्वता मूल्य आपको दिया जाएगा वो कर मुफ्त होगा। कर मुक्त होगा मतलब उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। अकाउंट विल बी मैच्योर्ड आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम दी इट्स ओपनिंग, खाता खुलने की 21 वर्ष के बाद ये परिपक्व होगा। परिपक्व मतलब मैच्योर, ऐसे आप आरडी का अकाउंट खुलवाते हैं 5 साल के बाद पूरा हो जाता है, वैसे एसएसए का अकाउंट खुलने के 21 वर्ष के बाद। भाई कई ये गलती कर देते हैं, वो 21 ईयर्स लड़की की एज समझ लेते हैं कि जब लड़की की एज 21 ईयर्स हो जाएगी तब अकाउंट क्लोज होगा, ऐसा नहीं है। खाता खुलने से 21 वर्ष के बाद वो परिपक्व होगा। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, गलत कौन सा है, तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन से आ जाएगी। द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड विदाउट नॉमिनेशन, भाई इसको आप छोड़ सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन है और ये चेंज भी हुआ है। विच सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक थ्रू अ मोबाइल ऐप, आईपीपीवी के माध्यम से कौन सी सेवा आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सी सुविधा नहीं करवाई जाती है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा डी, क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट। आप पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट को कर सकते हैं लेकिन उसको आप क्लोज नहीं कर सकते, वो पोस्ट ऑफिस में आके ही होगा, तो डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से आंसर आपका आएगा पीएलआई कैन बी गिवन टू दी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली, ठीक है, ये गवर्नमेंट और सिर्फ सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी जाती है, ये वाला गलत आ जाएगा। भाई कर लेना, उसमें डिफेंस सर्विसेज हैं, ये वो जो भी हैं सारे एक बार पढ़ लेना, बाकी आपकी तीनों ऑप्शन और पढ़ लेना, ये भी सही है। अगला है आपके पास बीच वन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आरपीएलआई, आरपीएलआई के संदर्भ में कौन सा सत्य है। तो देखिए आरपीएलआई जो है इसमें आपकी एक पॉलिसी होती है, ठीक है, जिसमें आप बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। तो इसमें से आंसर क्या आएगा, इट कैन बी गिवन टू रूरल पॉपुलेशन ओनली एंड अडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस बोथ कैन टेक दी पॉलिसीज, यह केवल ग्रामीण आबादी को दिया जाता है और वयस्क और बच्चे दोनों ही पॉलिसीज ले सकते हैं, ठीक है, अभिभावक बच्चों की ओर से ले सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन आपको मिल जाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। विच टाइप ऑफ स्टैम्प्स आर नॉट इशूड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक विभाग द्वारा किस प्रकार के स्टैंप जारी नहीं किए जाते हैं, डेफिनेटिव, कमेमोरेटिव, रेवेन्यू या फिर कस्टमाइज्ड माई स्टैंप। अब ये मत सोचना भाई रेवेन्यू स्टैंप जो है डाकघर द्वारा इशू किए जाते हैं, डाकघर द्वारा इनको इशू नहीं किया जाता है। इशू कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। डाकघर क्या करता है, सिर्फ इनको बेचने का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। रेवेन्यू स्टैंप जो है डाकघर के द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं, आपने देखे होंगे पोस्ट ऑफिस में बिकते जरूर हैं लेकिन इशू नहीं किए जाते हैं। भाई बाकी डेफिनेटिव, निश्चित स्टैंप जो आप किसी भी डाक प्रभार के भुगतान के लिए यूज करते हैं, कमेमोरेटिव स्टैम्प जो किसी की याद में बनाए जाते हैं, माई स्टैम्प के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, जो आपकी व्यक्तिगत शीट होती है पोस्टेज स्टैम्प्स की उसको माई स्टैम्प कहते हैं, वो भी आप बनवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी की जाती है। फ्लैटली इज एसोसिएटेड विद, फ्लैटली का संबंध किससे है, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है, कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है, डाक टिकटों का संग्रह और उनके बारे में अध्ययन करना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसका सही आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपके पास, पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज इन आधार, ठीक है, आधार के लिए कौन कौन सी सर्विसेज डाकघर के द्वारा, आधार एनरोलमेंट और आधार अपडेशन, ये दोनों प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। फंक्शनल ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन इंडिया एट, फंक्शनल ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर एमपीसी की बात की गई है, भारत में कहाँ कहाँ स्थित है, दो जगह पे है आपका, एक दिल्ली और दूसरा कोलकाता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास है, और दूसरा कोलकाता में है। द करंट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार और
सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान मंत्री कौन है? तो कौन है यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा आपके पास बी, अश्विनी वैष्णव। भाई ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये गूगल से खुद आपको सर्च करनी होती है, क्योंकि चेंज हो जाती हैं कई बार। अभी मैंने वीडियो डाली है, अब थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे उस समय तक चेंज हो गया, तो कमेंट सेक्शन में जाके 2-4 गालियाँ निकालने से बेहतर आप गूगल पे जाके 2-4 वर्ड टाइप करके इनका आंसर ज़रूर चेक करें। और एग्जाम से पहले तो ये आपको ज़रूर देख के जाने, क्योंकि चेंज होती है तो आपका एक आधा मार्क्स बन जाता है। और वैसे भी देखो, पता है क्या चीज़ होती है, अब कोई नया मिनिस्टर बनेगा, अब क्वेश्चन पेपर्स जो है ये तो है नहीं कि पिछली रात को एग्जामिनर बना रहे हैं, ठीक है, वो पहले ही बन चुके होते हैं, 15 से 20 दिन पहले बना चुके होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर भाई इसमें एग्जाम से 15-20 महीना पहले भी अगर कोई चेंज होता है ना, वो चीज़ पूछी नहीं जाती है, तो अब नया नाम कौन आएगा, किसको क्या पता है ना। तो ऐसी स्थिति में इनमें से तो होगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपको उसके बारे में टेंशन भी नहीं लेनी है। तो अभी आप इसको याद कर सकते हैं, एग्जाम से 1 महीना पहले जो है आप उसको याद करके जाएँ, वो सही है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद चेंज होगा तो एग्जामिनर कौन सा वो एग्जाम में डालना ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, न्यन्यथा इज रिलेटेड टू, न्यन्यथा जो है किससे संबंधित है? भाई अब देखो, लेटर बॉक्स क्लियरेंस से ये संबंधित है, कभी था, अब क्या होता है, अब पीएमए पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी लेटर बॉक्स की क्लियरेंस की जाती है। तो ये थोड़ा इसमें चेंज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पीएमए की फुल फॉर्म क्या है? पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन। अब जल्दबाजी में ए ऑप्शन आप सही करेंगे, भाई गलत आंसर हो जाएगा, सही आंसर आएगा डी, पोस्टमैन नहीं है, पोस्टमैन है, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन इसकी फुल फॉर्म है। But is the redirection fee on parcels if redirection is for other town than the destination address? यदि गंतव्य पते के अलावा अन्य शहर के लिए पुनर्निर्देशन है तो पार्सल पर पुनर्निर्देशन शुल्क क्या लगेगा? तो हाफ दी प्रीपेड रेट, प्रीपेड दर का आधा। तो इसमें सी आंसर क्या जाएगा आपके पास? 66 का सी आंसर आएगा आपके पास बी। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेजिडेंस कैन बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ, पता परिवर्तन के निर्देश किसके संबंध में दिए जाते हैं? तो ये सभी आर्टिकल्स के संबंध में दिए जाते हैं, इंक्लूडिंग आपके मनी ऑर्डर्स, वीपी आर्टिकल, सभी के संबंध में दिए जाएंगे। और ये पता परिवर्तन के निर्देश कौन देता है? भाई एड्रेस ही देता है ना, जो प्राप्तकर्ता को वही देगा। और किसको देगा? उन दोनों डाकघरों को, जहाँ से एक तो वो जाएगा और दूसरी नई जगह पे जहाँ पर वो जा रहा है, तो उन दोनों जगहों के डाकघरों को वो देता है। और सभी आर्टिकल्स के ऊपर ये अप्लाई होंगे, या फैमिली मेम्बर्स के आर्टिकल्स के ऊपर भी अप्लाई होंगे, ये सारी चीज़ें वो साथ में बता के जाता है। तो इसमें से आंसर आपके पास 67 का क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा ऑल पोस्टल सर्विसेज के रिलेटेड वो ये इंस्ट्रक्शंस दे के चाहता है। वेयर पोस्ट बॉक्स सर्विसेज मेड अवेलेबल, पोस्ट बॉक्स सेवा कहाँ उपलब्ध होती है? तो जितने भी आपके सॉरी ये गलत हो जाएगा, गलत आपका कैसे हो जाएगा? जितने भी आपके डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे तो आपकी पोस्ट बैग वाली सुविधा उपलब्ध होती है, और पोस्ट बॉक्स वाली सुविधा आपके उन डाकघरों में उपलब्ध होती है जो हेड ऑफ सर्कल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इस चीज़ के संदर्भ में कौन बताता है कि आपके पोस्ट बॉक्स सुविधा कौन से डाकघरों में उपलब्ध रहेगी? हेड ऑफ सर्कल के द्वारा। और पोस्ट बॉक्स सुविधा कोई लेना चाहता है तो वो किसको आवेदन करेगा? हेड ऑफ सर्कल को नहीं करेगा, हेड ऑफ किसको सॉरी हेड ऑफ डिवीजन भी नहीं आएगा, किसको करेगा? कंसर्न पोस्ट मास्टर, संबंधित पोस्ट मास्टर को करेगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इन आइडेंटिफाइड पोस्ट ऑफिस, केवल चिन्हित डाकघरों में ये सुविधा उपलब्ध रहेगी, और पोस्ट बैग वाली सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होती है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिफेंस सर्विसेज पर्सनल विद ड्यू पोस्टेज आर, देर डाक शुल्क के साथ रक्षा सेवा कर्मियों को संबोधित लेख। तो रिटर्न टू सेंडर एज अनडिलीवरेबल, भाई इनको प्रेषकों को अवितरण योग्य लेख की तरह वापस लौटाया जाएगा। इसमें हम ग्रीन एनवलपिस पढ़ते हैं, फोर्सेस लेटर पढ़ते हैं, तो ये भी इसी में आता है। ये क्लोज नंबर जो हम कर रहे हैं 69 में, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके क्या है, आपने कोई भी डिफेंस सर्विसेज के लिए लेख भेजा है और उसके ऊपर चार्जेस ड्यू हैं, तो उसको सेंडर को एज अनडिलीवरेबल आर्टिकल की तरह वापस लौटाया जाएगा। उसमें फोर्सेज लेटर या ग्रीन एनवलपिस ये भी पढ़ लेना, कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है या कौन सा सही है? Letters addressed with care of 56 APO and 99 APO are related to the defense personnel working in Army and Air Force. care of 56 और 99 APO के साथ संबोधित पत्र सेना और वायुसेना में कार्यरत रक्षा सेवा कर्मियों को संबोधित किए जाते हैं। आपने कोई भी आपका है घर का रिश्तेदार या कोई भी है जिसको आप लेख भेजना चाहते हैं और वो सेना में या वायुसेना में है, तो उनके लेखों को care of 56 APO या 99 APO के पते पर भेजा जाता है। और पोस्टल डिपार्टमेंटल आल्सो मेक्स स्पेशल अरेंजमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ मेल्स टू नेवल पर्सनल एज इज बीइंग डन फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स। जिस तरह से आर्मी और एयरफोर्स वालों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाती है, उनके लेख जो है 56 APO 99 APO को भेजे जाते हैं, वैसे ही नेवी वालों के कहाँ भेजे जाते हैं? केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे को भेजे जाते हैं, तो उनको भी ये वाली सुविधा प्रदान की जाती है, विशेष वाली। तो ये भी से आ जाएगा। देयर इज नो नीड टू राइट प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर्स एड्रेस टू डिफेंस पर्सनल। भाई ये चीज़ थोड़ी सी ना आपके लेटर्स के ऊपर भी लागू होती है
कि ऑफिस ऑफ पोस्टिंग जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने कभी देखा है ऑफिस ऑफ पोस्टिंग आप साथ में लिख रहे हैं, भाई एड्रेस ही सेंडर का एड्रेस जरूर लिखा जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेंडर आपका उसी डाकघर में करेगा जहाँ से वो रहता है या ऑफिस ऑफ पोस्टिंग वाला ही जगह है उसकी। तो वो आपका जो, अब मान लीजिए अब क्या है, अब मैं आपको कोई लेख भेजना चाहता हूँ, अब मैं हूँ सेंडर तो आप हैं एड्रेसी। अब ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में कभी क्यों लिख के भेजूंगा कि ये ऑफिस ऑफ पोस्टिंग है, वो तो किसी भी लेख के ऊपर नहीं लिखा जाता है। तो भाई इन चीज़ों के ऊपर जो आपके आर्टिकल्स होंगे नेवी एयरफोर्स या फिर नेवी वालों आर्मी वालों के लिए, तो उनके लिए भी नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे से आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑल दी अबव। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, सेंडर के एड्रेस में आपका ऑफिस ऑफ पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑफिस ऑफ पोस्टिंग होगा। हो सकता है उसका एड्रेस कोई और हो और वो किसी और डाकघर के जाके, ठीक है, और डाकघर में जाके लेख को पोस्ट करता है, तो उसमें ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसलिए से आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो ये था आपके पास उत्तर प्रदेश का पोस्टमैन मेल गार्ड का 2021 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, बाकियों की आप यहाँ हेल्प करेंगे, आपको कन्फ्यूज़न होगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और रेगुलर क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स आपको विद सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। थैंक यू।